हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ की वर्ड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो, चाहे वो यूपीएससी के लिए कीजिए या फिर स्टेट पीसीएस के लिए कीजिए, काफ़ी बार आप लोग जो क्वेश्चन से गुजरते हो उस क्वेश्चन में आप लोग को ये सारे कीवर्ड्स जरूर देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होता है आप लास्टली एंड अप हो जाते हो कि इस क्वेश्चन में आंसर किस तरीके का देना है। ठीक है, देखिए मीन्स आंसर राइटिंग हर कोई करता है, जितने बच्चे प्रिपरेशन करते हैं सब कोई करते हैं, बट आपको ये जानना ज़रूरी है ना कि हर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। हर एक कीवर्ड्स की मीनिंग डिफरेंट होती है और हर एक कीवर्ड से जो आप आंसर लिखते हो ना उसकी डिमांड डिफरेंट होती है। तो इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप आंसर क्या लिख देते हो और पूछा क्या जा रहा है। समटाइम्स इसी की वजह से जो है ना आप लोग जो प्रीलिम्स देकर जब मेंस लिखते हो तो मेंस में आप लोग की मार्क्स कम आती है या फिर क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हो। वो जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो माइनर डिफरेंस है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है और आप क्या उसमें लिख रहे हो, क्वेश्चन का डिमांड क्या है और आप क्या उसमें लिख रहे हो, ये जो डिफरेंस है ना इसको समझने का कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं आप जो लैक करते हो वो इसी की वजह से करते हो, ये सारे कीवर्ड्स के वजह से ही करते हो। क्योंकि मैं ये बहुत बार देख रही हूँ, जितने भी अभी तक आप लोग ने आंसर लिखा है, और कई बार ये प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी हमारा टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है, तो ये जो मेंस का जो टेस्ट सीरीज़ मैं ले रही हूँ इसमें आप लोग जो आंसर भेजते हो लिखकर, इसमें कई बार मुझे देखने को मिला है कि जब डिस्कस कहा जाता है तो डिस्कस की जगह आप लोग एलाबोरेट कर देते हो, या फिर जब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने बोलती हूँ तो आप उस टॉपिक पर डिस्कस करने लगते हो। नहीं, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है ना कि आप लोग इस चीज़ को समझो। बहुत सारे कॉपी में मैं इस चीज़ को जो है ना देख रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। तो इसलिए आपका कल यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, वेंसडे है कल, और कल आपकी यहाँ पे टेस्ट होगी मेंस की। तो इससे बेटर है कि आप लोग पहले यहाँ पे इस चीज़ों को समझो, फिर आप लोग इसको अप्लाई करना अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं। ये एक पीडीएफ है, विजन आइज की तरफ से ही ये पीडीएफ रहती है। तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके बराबर इसको देखते रहिए कि हर एक यहाँ पे वर्ड का मीनिंग क्या है और क्वेश्चन में डिमांड क्या किया जा रहा है कि आपको आंसर क्या लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि डिफाइन। अगर आपका लिखा गया है कि डिफाइन कोविड-19, मैं फॉर एग्जांपल लूँगी और सारे एग्जांपल मैं कोरोना वायरस से ही रिलेटेड लूँगी, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि किस टॉपिक में किस कीवर्ड में आपको क्या लिखना है। ठीक है, डिफाइन है। डिफाइन आपका अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कोविड-19, तो फिर आप लोग इसमें क्या डिफाइन करोगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिख रहा है। टू गिव इन प्रिसाइज टर्म द मीनिंग ऑफ समथिंग, ब्रिंग टू अटेंशन एनी प्रॉब्लम पोस्ट विद द डेफिनेशन एंड डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दैट में एग्जिस्ट। इट पे आपको एक प्रिसाइज टर्म जो दिया जा रहा है उसको प्रिसाइज टर्म में आपको उसका मीनिंग बताना है। कोविड-19 अगर मैं डिफाइन करने के लिए बोलूँ तो आप सिर्फ 2 लाइन में, मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट में जो है ना उसको डिफाइन कीजिए। इससे ज़्यादा डिफाइन होना ही नहीं चाहिए, या फिर 2 सेंटेंस में आप उस चीज़ को डिफाइन कर दीजिए कि कोविड-19 का मतलब क्या है। कोविड-19 एक वर्ड है जो कि WHO के द्वारा दिया गया है। कोविड-19 जो है ये डिनोट करता है कोरोना वायरस को ही। साथ ही इसमें और क्या क्या है, कोरोना वायरस एक फैमिली ऑफ वायरस है, जिससे कि आज की डेट में इस तरीके का वायरस आपका फैला हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग डिफाइन करो उसको, और बहुत ही ब्रीफ में आप लोग उसमें सारी बातों को कह दो, है कि नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पे डिफाइन करने के लिए किया जा रहा है, तो अब यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन तो आपको लिखना नहीं है, इसमें आपको बॉडी भी लिखना है। मान लीजिए कि क्वेश्चन इतना ही है कि डिफाइन कोविड-19। अब ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बड़ा है कि नहीं। कोविड-19 में अगर आपको ऐसे लिखने आ जाए, या फिर आपको जो है बोलने के लिए कहा जाए कि आप 5 मिनट इसमें बोलो, 10 मिनट इसमें बोलो, या फिर अपनी ओपिनियन रखो, तो आप लोग के पास बहुत पॉइंट है। आप लोग सोशल पर्सपेक्टिव, या फिर आप लोग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, या फिर आप लोग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, सारी जगहों पे आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, है कि नहीं। बहुत बड़ा ये टॉपिक है, लेकिन डिफाइन करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें आपका क्या है कि कुछ अटेंशन होना चाहिए किसी प्रॉब्लम को लेकर। अगर उस डेफिनेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कोविड-19 एक्चुअली एक प्रॉब्लम ही है आज के डेट में, है कि नहीं, जिसका सॉल्यूशंस के लिए हम लोग यहाँ पे भाग रहे हैं। तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को आपको बताना है। सबसे पहले की बॉडी में लिखना है आपको कि कोविड-19 से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। लोगों की, इतने नंबर ऑफ लोगों की जो है वो जान चली गई, इतने लोग जो है अफेक्टेड है, इनका अभी तक कोई भी तरीके का जो है वैक्सीन नहीं है, इससे किसी भी तरीके का जो है ना आपका निजात नहीं पाया जा रहा है, बहुत ही माइन्यूट वे से ये आपका ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको प्रॉब्लम में लिखना है। और फिर इसको डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, अगर ये आपका एग्जिस्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो फिर उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, बस इतना काम आप लोग को डिफाइन में करना है। डिफाइन करने का मतलब कि किसी भी चीज़ को आप डिफाइन करो, उसको बताओ कि वो क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप कैसे उसको डिस्कस कीजिए, डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है बस उसको डिफाइन करना है, इसके बारे में आपको और कुछ भी नहीं बताना है, सिर्फ डिफाइन करना है इसको। और अगर आपको लगता है कि इससे कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है तो फिर उसको आपको बताना है, दैट्स इट।
सेकंड आप लोग देखिए देखिए अभी आप क्या है ना कि हर मैं एक एक करके जब डिस्कस करूँगी ना तो आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो आपका जो है क्लियर होते जाएगा। तो सेकंड सुनिए, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब एक आपको कहा जाएगा कि अब आप जो है ना डिस्क्राइब कीजिए। यहाँ पे क्या है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देना है कि कैसे और क्यों कुछ चीज़ें हुई। जैसे कि डिस्क्राइब कोविड-19, पहले तो हम लोग देखिए डिफाइन कोविड-19, अब है कि डिस्क्राइब कोविड-19। इसमें आप क्या लिखोगे कि कैसे कोविड-19 आया, ठीक है, ये कोरोना वायरस कैसे आया, आपको पूरा डिस्क्राइब करना है कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि आया, ये 2013 में भी आया था, सार्स कॉव के नाम से इसको जाना जाता था, ये चाइना के वुहान सिटी से निकला था, अभी ये सेकंड टाइम आया है। इसके पहले भी आपका जो है मिडिल ईस्ट में जो है मर्स कॉव करके नाम आया था, लेकिन उसके बाद अभी 2019 के दिसंबर में आपको वुहान सिटी से देखने को मिला होगा। ये एक तरीके का जूनोटिक डिजीज़ है जो कि एनिमल से ह्यूमन बींग में ट्रांसमिट होता है। और ये कैसे हुआ, धीरे धीरे जो है सारे लोग जो है इंटरनेशनल ट्रैवल करते गए, जिससे कि ये जो है ना आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में ये आपका ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुआ और लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो है इससे ट्रांसमिट हो चुके थे, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा टाइम में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, कुछ हुआ, अगर कोरोना वायरस हुआ है तो क्यों हुआ, क्योंकि वुहान में क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल्स जो है वो वहाँ पे एनिमल्स ईट करते हैं, वो भी वो कच्चे एनिमल्स खाते हैं या फिर बॉइल्ड करके खाते हैं किसी भी तरीके से, बट लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल्स जो है वहाँ के एनिमल खाते हैं। तो ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, इसी के कारण जो है ये आपका इस तरीके का डिजीज़ फैला। तो इसमें आप क्या किए डिस्क्राइब में कि किसी भी पॉइंट को आपने डिस्कस किया, ठीक है, यानी कि आपने उसको एलाबरेट किया। एलाबरेट करने का मतलब है कि और खींचे, उसमें रीज़न बताए। और जहाँ पे भी आपको कभी भी दिखे कि किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, इट मीन्स कि आपको उसमें 2 पॉइंट लिखना है, हाउ एंड वाई। बस ये आप लोग याद रखिए, डिस्क्राइब मीन्स हाउ कैसे और क्यों, बस, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है कि कैसे और क्यों पे फोकस कीजिएगा आप लोग। थर्ड यहाँ पे डिस्कस करना। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, बीच में बैठ के डिस्कस करते हैं। मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, किसी भी टॉपिक को जब विजन आइज के डील करते हैं तो डिस्कस करते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये आपको एक यूनिलैटरल देखने को मिलेगा क्योंकि मेरे तरफ से ही होता है, लेकिन बाइपोलर नहीं है, ये यूनिपोलर है। लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करती हूँ किसी भी टॉपिक को। तो डिस्कस करने में क्या होता है, एसेंशियली दिस इज़ अ रिटन डिबेट वेयर यू आर यूजिंग योर स्किल एट रीजनिंग backed up by carefully selected evidence to make a case for and against an argument। यानी कि किसी भी टॉपिक पे अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला क्या करते हैं कि आप लोग ये इस चीज़ पे फिक्स कीजिए कि जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोरोना वायरस आज के डेट में अगर ये हुआ है, लॉकडाउन हुआ है इसकी वजह से, तो अगर आप क्या देखते हो कि कोरोना वायरस होना सही था या फिर नहीं था, फॉर में हो आप इसके या फिर अगेंस्ट में हो, ठीक है। क्योंकि कोरोना वायरस के अगर आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखोगे तो दोनों बहुत अच्छे अच्छे हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव पॉइंट तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी है। तो आपको क्या लगता है कि हाँ चलो अच्छा हुआ कि ये कोविड-19 होना ही था, ये हुआ तो इससे क्या हुआ कि हमें ये आँख खुला कि हम इन्वायरमेंट के साथ कितना ज़्यादा जो है इनजस्टिस करते जा रहे थे, लोग जो है अपने आपे से बाहर आ चुके थे। आज की डेट में हम लोग घर में बैठे हैं और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो खुले रूप से सांस ले रहा है, पॉल्यूशन का लेवल कितना बढ़ गया था वो घट गया है, लोग जो है अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, अब लोग जो है अपने फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, है कि नहीं, अपना साफ़ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, सैनिटेशन पे ध्यान दे रहे हैं, जो लोग हाथ नहीं धोते थे वो हाथ धोने लग रहे हैं, चाइना वाले खाना खाए हैं और हमें हाथ धोना पड़ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना, अच्छी हैबिट हम लोग जो है इंक्लूड किए हैं। सैनिटाइज़र और मास्क का भी क्या दिन था, कभी कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज जो है हर इंसान के पास ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है ना कि इसमें आप कुछ तो अच्छा बोलोगे, कुछ बुरा भी बोलोगे। तो जब भी किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें हम लोग 2 पॉइंट निकाल के लाते हैं कि उस टॉपिक से आपका जो है ना, आप उस टॉपिक के फॉर में हो या फिर अगेंस्ट में हो, या फिर जो फॉर में हो तो उसमें आप फॉर में क्यों हो, उसका क्या क्या एडवांटेजेस है ये आपको बताना है। अगर अगेंस्ट में हो तो क्यों अगेंस्ट में हो, उसका क्या डिसएडवांटेज है ये आपको बताना है, ठीक है। और इससे साथ साथ बोलते बोलते आपको यहाँ पे कंक्लूजन में ही पहुँचना है। अगर आप फॉर में हो, कह रहे हो कि नहीं कोरोना वायरस अच्छा हुआ, होना चाहिए था, इतने सारे अच्छी चीज़ें हो चुकी थी, हम लोग में सोशल डिवीज़न बहुत बढ़ते जा रहा था, लोग एक घर में रहकर भी जो है एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो इसके थ्रू जो है आप लोग एडवांटेजेस का जो जितना भी पॉइंट लिखे हैं, उसके बाद आप कंक्लूजन में आते हो कि अच्छा है इस तरीके का हुआ है, लेकिन इट शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन, ये अब नहीं होना चाहिए, लोगों को इस तरीके की चीज़ों से सीखना चाहिए। ऐसे करके आप कंक्लूजन में एंड करते हो, है कि
कि नहीं। तो ये होता है डिस्कशन का पार्ट। डिफाइन क्या था कि डिफाइन कोविड-19 यानी कि 2-3 शब्दों में आपको जो है निपटारा कर देना है कि बस बताइए ये कोविड-19 है क्या, या कोरोना वायरस है क्या। सेकंड है कि डिस्क्राइब करना यानी कि कैसे हुआ कोरोना वायरस और क्यों हुआ कोरोना वायरस, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे अब हमारे फॉर में और अगेंस्ट में, फाइन। अब आते हैं फोर्थ की पॉइंट में, जो कि है एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करो। अब मैं बोलूँ कि एक्सप्लेन कोरोना वायरस, तो ये है क्या। इट मीन्स कि किसी भी टॉपिक को आपको क्लैरिफाई करना है, एक डिटेल आपको बताना है उसके बारे में कि वो कैसे और क्यों हुआ और इसका क्या मतलब था। यानी कि अगर वो हुआ है तो उसको किसी भी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बताना है कि इसका क्या यूज़ है। आप लोग देख सकते हो कि 18 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और इंपोर्ट घटा है, तो ये भी तो कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव पॉइंट ही हम लोग देख सकते हैं, है कि नहीं। तो पॉजिटिव पॉइंट बहुत है, उसको कलेक्ट करने का कोशिश कीजिए। तो ये आपको बताना है कि पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो है इसका क्या यूज़ है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है ना क्लैरिफाई करना है। जब भी एक्सप्लेन करने के लिए कहे किसी भी चीज़ को, यानी कि हर एक मुद्दे को आपको क्लियर करते हुए चलना है। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है या सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट होते जा रहा है। जैसे आप देखे हो कि पहले क्या था कि चाइना में लॉकडाउन हुआ, फिर कुछ यूरोपियन कंट्री में लॉकडाउन हुआ, इटली वगैरह स्पेन वगैरह में आप देख रहे थे कि स्थिति कितनी ख़राब होती जा रही थी। फिर आपका जो है यूएस में लॉकडाउन होते गया। तो ऐसे जो है आपको सीक्वेंस में बताते जाना है, जिससे कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है सामने वाले लोगों का, जो आपके आंसर को पढ़े उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाए। और कुछ कीवर्ड्स भी डिफाइन करना है जहाँ पे अप्रोप्रिएट होना चाहिए और जो आप लिख रहे हो उस चीज़ में जो है ना एकदम रेलिवेंट होना चाहिए। तो आप समझ गए कि अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कोरोना वायरस को लेकर, एक्सप्लेन कोरोना वायरस। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बताएंगे कैसे हुआ, क्यों ये हुआ, और साथ ही साथ इसके साथ हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में बताएंगे कि अगर इसकी आप लोग देखो कि क्लैरिटी बताना है कि यहाँ पे सार्स कॉफ 2 हुआ था 2013 में हुआ था। उसके बाद जो है आपका मर्स कॉव हुआ था। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अभी सार्स कॉव 2 इसको कहते हैं। तो डिफरेंट एंगल बताना है कि इससे सोशल पर्सपेक्टिव क्या हुआ, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या हुआ, लोगों के ऊपर क्या किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताना है। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन किस कानून के थ्रू हुआ, उसके बाद इंडिया की पर्सपेक्टिव, आप इंडिया के ही बेसिस में आप समझने का भी कोशिश करो, ठीक है। तो इंडिया में जो है इस तरीके का आपका लॉकडाउन हुआ, संपूर्ण लॉकडाउन हुआ। उसके बाद आपका जो है 3 फेजेस में चला, 4 फेजेस में चला, अभी अनलॉक चल रहा है, फिर भी कोई कोई स्टेट में आपको देखने को मिलेगा कि कंप्लीट लॉकडाउन है। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। जब लॉकडाउन हुआ तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आपका निकल कर आया, जिसके थ्रू जो है सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो है इस तरीके से आपका घर घर तक लोगों तक पहुंचाया गया। माइग्रेंट लेबर वाला इशू आप लोग लिख सकते हो। यानी ईच एंड एवरी डिटेल को आपको इंक्लूड करना है किसमें, एक्सप्लेन जब करने आए तो एक्सप्लेन करना है। यानी कि छप्पड़ फाड़ के आपको लिखना है, दिल खोल के आपको जो है ना जितनी भी नॉलेज आपकी आती है ना आप बस भर दो कॉपी में। लेकिन हाँ, वर्ड लिमिट ध्यान में रखते हुए ये नहीं कि लिख कर आ गए 500 वर्ड के और सोचो बस कि मैम ने तो कहा था कि एकदम छप्पड़ फाड़ के लिखना है तो मैं छप्पड़ फाड़ के लिख कर आ गया हूँ। नो, वर्ड लिमिट आपको अपने ध्यान में दिमाग में रखना है, ठीक है। एक्सप्लेन करने का मतलब है कि दिल खोल दीजिए, किसी भी टॉपिक में एकदम दिल खोल के लिखिए, एकदम शांति से लिखिए। एकदम कोई भी तरीके का आपको यहाँ पे बंदिश में नहीं रखा जा रहा है कि आपको सिर्फ 2 ही बात बताना है, हाउ एंड वाई, जो कि हम लोग डिस्क्राइब में करते हैं। एक्सप्लेन में आपको दिल खोल के बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलेबोरेट। एलेबोरेट का मतलब क्या है कि और डिटेल में बताइए। एक्सप्लेन के बाद ही आता है एलेबोरेट, यानी कि प्लीज़ एलेबोरेट कहते हैं ना इंटरव्यू में भी कि किसी भी चीज़ को आप बता रहे हो तो वो क्लियर, ठीक है, क्लियर हुआ, एक्सप्लेन किया आप, लेकिन फिर इसको और एलोबरेट कीजिए, और डेप्थ में जाइए, कुछ और इन्फॉर्मेशन बताइए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कोरोना वायरस के बारे में और सुनना है आपसे। तो अगर आप सोशल पर्सपेक्टिव बता रहे हो तो आप सोशल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताइए कि क्या क्या समाज में जो है अच्छा हुआ कोरोना वायरस से और बुरा हुआ कोरोना वायरस से। तो अच्छा क्या हुआ सोशल में, तो अच्छा यही हुआ कि लोग जो है घर में टाइम दे पा रहे हैं, जो लोग जो है ना आज की डेट में एक दूसरे को समझने का टाइम दे पा रहे हैं, लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है कि हमारे जो है इस तरीके का इन्वायरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। लोग जो है ये सैनिटेशन पे ध्यान दे रहे हैं, साफ़ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, कि नहीं, एसेंशियल कमोडिटीज़ का जो है उस पर ध्यान दे रहे हैं, सेविंग्स में ध्यान दे रहे हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोग लिख सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप लोग बुराई लिखना चाहोगे तो बुराई क्या है, और अंदर घुसिए कि लोग एक साथ रह रहे हैं तो 24 घंटा अगर एक साथ रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो ऑब्वियस है कि कलह होगा, झगड़े होंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का इशू बढ़ते जा रहा है। उसके बाद जो है बच्चों को खेलने के लिए नहीं मिल रहा है तो बच्चे परेशान हो रहे हैं। जो बूढ़े लोग घर पे रहते हैं उनको मेंटल जो है डिसऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, लंबे समय से घर में रहने का आदत नहीं है तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। डिजीज़ बहुत अलग तरीके के निकल कर आ रहे हैं और सारी चीज़ें न्यू शिफ्ट हो रहा है। अब हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम हो रहा है, सब कोई घर से बैठ के काम कर रहे हैं। तो क्या है ना कि किसी भी पॉइंट पे आप और अंदर घुस रहे हो,
डिटेल बता रहे हो, एलाबोरेट कर रहे हो, है कि नहीं, कर रहे हो ना, तो इसको कहेंगे एलाबोरेट करना। यानी कि एकदम दिल के सतह में जो आपका बात लिखा हुआ है, बात जो आपका गड़ा हुआ है ना, उसको और निकाल के आप लोग को कॉपी में रख देना है। एकदम माइन्यूट डिटेल आपको बताना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है आपको। अगर जैसे बोला जा रहा है कि आप बता रहे हो कि ऑनलाइन एजुकेशन पे बच्चों पे फोकस किया जा रहा है, तो उस पर भी और अंदर जाइए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। स्वयं योजना स्वयं आपका देखने को मिलेगा कि सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। डीटीएच जो है अलग से एक चैनल लाया जा रहा है, जिसमें कि अगर बच्चों तक, जो गांव के बच्चे होते हैं उनके पास इंटरनेट नहीं है, तो वो आराम से जो है टीवी चैनल पे देख सके। 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सारे बच्चों के लिए अलग अलग चैनल है, 12 चैनल लाया गया है डीटीएच का। साथ ही साथ आप लोग देखो मनोदर्पण लाया गया है। अगर आपका कुछ इनोवेशन है, कुछ न्यू आइडिया है, तो आप लोग शेयर कर सकते हो। बहुत सारी काम किए जा रहे हैं, तो ये सारे भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है एक पर्टिकुलर चीज़ से, ठीक है। अगर आप लोग कहते हो कि यहाँ पे विमेन की जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि ये आपका जो है ना नेशनल विमेन कमीशन के द्वारा इस तरीके का रिपोर्ट दिया गया है कि नहीं। तो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, फैक्ट के साथ प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये काम आपको एलाबोरेट सेक्शन में करना है। अब आते हैं एलस्ट्रेट। एलस्ट्रेट क्या है कि जहाँ पे आप लोग देखो कि एक सिमिलर इंस्ट्रक्शंस है एक्सप्लेन करने का, वहीं पे जो है आपसे ये आप यू आर आस्क्ड टू शो द वर्किंग ऑफ समथिंग, यानी कि कुछ अगर काम कर रहा है तो उसको आपको दिखाना है। मेकिंग यूज़ ऑफ डेफिनेट एग्जांपल्स स्टैटिस्टिक इफ़ अप्रोप्रिएट टू ऐड वेट टू योर एक्सप्लेनेशन। अगर इलस्ट्रेट करने के लिए कहा जाता है ना, तो बस अपने बातों को जो है ना प्रूफ करना है कि मैं जो कह रहा हूँ कह रही हूँ वो सच है, मैं जो लिख रहा हूँ लिख रही हूँ वो सच है, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात आ जाता है कि अगर आप लोग बता रहे हो कि सोशल, अगर अब आते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव में, सोशल पर्सपेक्टिव में वही चीज़ मैं अभी बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग बोल रहे हो कि ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है, फाइन, तो पहले आपको एकदम यहाँ पे फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है ना कि कोविड से पहले कैसा सिचुएशन था, क्या कोविड से पहले जो है यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस किया गया था, कितने बच्चे जो थे वो ऑनलाइन एजुकेशन से ऑप्ट किए थे, कितने बच्चे जो है वो ऑनलाइन वीडियोज़ देखते थे, या फिर कोविड-19 के बाद जो है जो बच्चे ऑनलाइन जो लेसन देख रहे हैं उनकी रेशियो कैसे बढ़ी है। एक ग्राफ के जैसा आप लोग शो कर सकते हो, बिफोर आपका जो यहाँ पे कोविड-19 है, आफ्टर कोविड-19 है, तो कैसे ये रेशियो बढ़ा। वही आप लोग मूवीज़ के लिए भी देख सकते हो कि आज की डेट में OTT, ओपन द टॉप प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आप लोग नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सारी चीज़ों पे आप लोग मूवी देखते हो। दिल बेचारा आप लोग सबको ही देख ही चुके होंगे, आई होप। मैं अभी तक नहीं देखी हूँ, तो आप लोग कितने लोग देखे ज़रूर बताइए, क्योंकि दिल बेचारा रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, फ्री में सबको ही देख रहे हैं। तो ये आप लोग देखोगे कि इसी मूवी को अगर थिएटर में लगाया जाता तो इतने लोग नहीं दिखते, लेकिन आज के डेट में जो है कुछ रीजंस की वजह से इतना ज़्यादा देखा जा रहा है कि नहीं। तो ये क्या हुआ कि ये भी आप लोग देखोगे कि ये आप स्टैटिस्टिक्स से आप लोग बता सकते हो, ये आप डेटा के हिसाब से बता सकते हो कि OTT जो प्लेटफॉर्म है ये कोविड-19 के पहले कैसे चल रहा था और कोविड-19 के बाद में कैसे ये ब्लॉकबस्टर जैसा धूम मचा दिया, है कि नहीं। बिल्कुल से सब कोई जो है एकदम कूद पड़े, और सबके पास इंटरटेनमेंट का साधन क्या है, तो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, ये सारी मूवी चल रही है। तो ये क्या है ना कि अब आप जो है यहाँ पे एलस्ट्रेट कर रहे हो, यानी कि अपने बात को ना एकदम सामने वाला को बता रहे हो कि मैं जो कह रहा हूँ ना बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरे पास ये प्रूफ है, एविडेंस है, मैं इसके बेसिस पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपको बतानी है। अगर इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखिए तो आप बता सकते हो कि कोविड से पहले पॉल्यूशन का कितना बुरा हालत था, इतना बुरा हालत था कि सांस लेने में नहीं बनता था, ठीक है कि नहीं। बच्चे को बाहर जाना बंद कर दिया गया था, बच्चे के स्कूल बंद कर दिए गए थे, जो छोटे बच्चे उनके स्कूल बंद हो गए थे दिल्ली में, तो इस तरीके का भी काम किया जाता था। लेकिन यही कोविड-19 के बाद आप लोग देख सकते हो कि कितना प्योर एयर है, स्वच्छ है, हरियाली है कि नहीं, एकदम अच्छे से ऑक्सीजन वगैरह, आप अब बाहर जाओ तो बहुत अच्छा फील होगा। मॉर्निंग की जो वो ताज़गी थी वो आज की डेट में अब मिलती है कि नहीं। कंजेशन ख़त्म हो गया है, व्हीकल का नंबर ऑफ व्हीकल की जो यहाँ पे भीड़ लगे रहती थी, पै पाँव जो जितना हॉर्न मारना होता था, और जितने जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलते थे इतने लंबे लंबे कतार में, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई है कि नहीं। तो ये क्या है ना कि आप डेटा के हिसाब से अपने फैक्ट्स को जो है इलस्ट्रेट कर रहे हैं, आप जो है एकदम से बता रहे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। इससे क्या होगा ना कि आप जो एक्सप्लेन करोगे उसमें आपका वेटेज होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अभी मैं क्या क्या बोलते जा रहा हूँ। ये जो आपका वर्ड है ना, वर्ड की मीनिंग जो है ना वो और ज़्यादा डेप्थ में आपसे पूछना जाएगा। जब भी एलस्ट्रेट आपका आ गया कि एलस्ट्रेट कीजिए द कंडीशन बिफोर द कोरोना वायरस एंड द कंडीशन आफ्टर द कोरोना वायरस इन इंडिया, एलस्ट्रेट,
इलस्ट्रेट कहने का मतलब है कि सामने वाले जो है ना यूपीएससी आपसे क्या मांग रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा अवेयर हो, आप कितने ज़्यादा जो है फैक्ट्स के ऊपर ध्यान किए हो, वर्क किए हो, आप कितना ज़्यादा रिपोर्ट को खंगाले हो, इंडेक्सेस को खंगाले हो, जिससे आपको ये पता चले कि कितना ज़्यादा आप कंपेयर कर पाए हो कि कोविड-19 से पहले क्या सिचुएशन था, कोविड-19 के बाद क्या सिचुएशन था। समझ गए? और डेप्थ में जाना है। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का कहने का मतलब ही है कि एग्जाम्पल के साथ जो है आप यहाँ पे किसी भी बात को समझाइए। किसी भी बात को डेमोन्स्ट्रेट कहते हैं। जैसे कि आपने अगर टेक्निकल डिग्री ले रखी है तो आप जो है प्रैक्टिकल भी किए होंगे, तो उसमें आप लोगों को पता चले कि जितने इंजीनियर्स होंगे उनको पता होगा कि डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कितना दिया जाता था। एग्जाम्पल के थ्रू अपने प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट होते थे उसको आप समझाओ। तो ये चीज़ें होती है कि डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, किसी भी चीज़ को आप जो है एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हो। जैसे कि अगर फार्मर्स की तरफ से देखें कि आपका क्या है कि सप्लाई और जो डिमांड का जो चेन था, सप्लाई चेन था, वो कहीं ना कहीं ब्रेकेज हो गया। सप्लाई चेन ब्रेकेज होने के कारण जो है बहुत सारे साग सब्जियां आपको जो है महंगे दिखाई देते थे। कम तो नहीं हुआ था मार्केट में, क्योंकि हमारे यहाँ फूड सरप्लस था। कोविड-19 के पहले जो है एफसीआई के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया था कि फूड सरप्लस है, तो कहीं भी जो है 3-4 महीने हम लोग जो है आराम से ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं, किसी को भी खाने की भोजन की कमी नहीं होगी। ये तो डिफाइन था। तो यही चीज़ें हैं ना कि यहाँ पे आपको इलस्ट्रेट करना है कि एफसीआई के द्वारा ये फूड सरप्लस का ये बताया गया था, और ये चीज़ें हम लोग देखे भी है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग बताइए कि बिहार के हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में आपको देखने को मिला, चाहे वो महाराष्ट्र हो जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ रहा है, चाहे आपका तमिलनाडु हो या फिर आपका जो है ना नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हो, जैसे मणिपुर हो, नागालैंड हो, कहीं पे भी खाने की कमी नहीं हुई। भले वो जो माइग्रेंट लेबर है उनकी समस्या अलग है, उनको आपको जो है अलग से आपको उसको डिस्क्राइब करना होगा, बट हाँ, लेकिन फिर भी ये काम तो आप लोग देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे अगर माइग्रेंट लेबर के बारे में आए, उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, कोरोना वायरस और उनकी बातें ना करें, तो ये तो बहुत इनजस्टिस है ना। तो यहाँ पे माइग्रेंट लेबर के अगर बारे में आप बात करोगे तो उनके लिए सरकार यहाँ पे जो है गरीब कल्याण योजना लेकर आया है, ताकि कि वो जहाँ पे भी जिस गांव में अपना लौट आए हैं वहाँ पे उनको 125 डेज़ का जो है उनको रोज़गार प्रोवाइड किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो है आप लोग देखोगे कि पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो है उनको भोजन दिया जा रहा है, और साथ ही साथ 1 केजी चना को भी ऐड किया गया है कि उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो इस तरीके का काम किया जा रहा है। क्यों काम किया जा रहा है? इसमें रोज़गार योजना में विमेन पे भी फोकस किया जा रहा है, जो बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन में अच्छे तरीके से पढ़ सके, ये भी फोकस किया जा रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का फोकस किया जा रहा है। तो ये सारा चीज़ आप लोग इसमें लिख सकते हो। जब भी एग्जाम्पल के साथ डेमोन्स्ट्रेट करने आए ना, तो आप इसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स दे सकते हो, और अगर आप लोग को किसी भी स्टेट का, किसी भी सिटी का अगर किसी भी तरीके का डेटा है, एग्जाम्पल है, तो वो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग को फाइनल तरीके से एग्जाम्पल के साथ बताना है। अब आता है एनालाइज। अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं। ये आपका इतना है ना कि आपको डिस्कस करना, मतलब कि इतना है ना कि आपको बस डेप्थ में घुसते चलना है। डिफाइन हो गया, डिस्कस हो गया, डी एक्सप्लेन, एलाबोरेट, इलस्ट्रेट एंड डेमोन्स्ट्रेट। ये जो आपको देखने को मिलेगा 7 टर्म है। 7 टर्म क्या होता है कि आपके नॉलेज बेसिस होता है, आपने कितना फैक्ट्स को एक्वायर किया है, कितना आपने डेटा को गैदर किया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तभी आप लोग अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस के आंसर को अपने क्वेश्चन के आंसर को दे सकोगे। अब आते हैं दूसरे टर्म। दूसरा टर्म होता है यहाँ पे एनालाइज। अब ये क्या होता है ना कि आपके IQ सेक्शन को चेक करता है, यानी कि आपने कितना चीज़ों को एनालाइज किया, कितने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया। अब वो चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, आपका व्यू अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ टर्म ऐसे भी होते हैं ना जिससे कि पता चल जाता है कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आप यहाँ पे ऑफिसर बनना चाह रहे हो, और आप किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हो ना, तो ये चीज़ पता चलता है। जैसे एनालाइज, तो एनालाइज में क्या होता है ना कि आप किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हो। हर किसी का ये कोरोना वायरस को एनालाइज करने का तरीका ही अलग होगा, और हर किसी का जो कंक्लूजन निकलेगा वो अलग होगा, है कि नहीं। हर इंडिविजुअल अलग होते हैं, हर इंडिविजुअल का सोचने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे एनालाइज में आपको बताना है कि कोई भी तरीके का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको छोटे छोटे इश्यूज़ में आप ब्रेक करो, और छोटे छोटे इश्यूज़ में ब्रेक करके जो है ना उसको आप लोग जो है एकदम डेप्थ में जाके अपने आर्गूमेंट और एविडेंस के साथ जो है, अगर आप फॉर में हो तो उसके साथ आप लोग जाओ, अगेंस्ट में हो तो उसके साथ जाओ, लेकिन अच्छे से जो है उसको आप लोग एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करके उसको आप लोग एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका एनालाइज, एक्सेस, कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट और एग्जामिन है, क्रिटिकली एग्जामिन समटाइम्स ये देखने को मिलता है। तो इसमें अब आप लोग को डिफरेंट तरीके से आंसर लिखना होता है। अपनी ओपिनियन यहाँ पे थोपो। ओपिनियन कहने का मतलब है कि आपने क्या एनालाइज किया अभी तक। कोरोना वायरस को अगर मैं एनालाइज करने के लिए कहूँ तो आप क्या कहोगे। अगेन यही आप लोग कहोगे कि छोटे छोटे इशूज़ आप लोग देखोगे, हर एक सेक्टर्स के इशूज़ को आप लोग निकाल कर लेकर आओगे कि हमारा यहाँ पे इकॉनमी में कैसा रहा, सरकार की जो रेवेन्यू है वो कैसे हिट हो गई, जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो बंद हो गए,
है, बच्चों के लिए अगर देखें तो स्कूल बंद हो गया, महिलाओं के लिए देखें तो उनको घर में स्टिक होना पड़ रहा है, लड़कियों के लिए अगर देखें तो उनको घर का काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, ना कि उनको जो है स्कूल जाती थी बेचारी तो वो भी नहीं जा पा रही है, काफ़ी उनको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मेल के बारे में बात करें तो उनको घर में रहना पसंद नहीं है, हमेशा घूमना बाहर जाना उनका रहता है, लेकिन मजबूरी में लड़के जो है आज के डेट में घर पे रह रहे हैं, जो खेल नहीं पाते हैं वो भी घर पे रह रहे हैं, इंडोर गेम्स में उनको ध्यान देना पड़ रहा है, लूडो वगैरह आज के डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये एनालाइज हुआ है कि नहीं, ये मेरी एनालाइजिंग पावर है कि मैं इतने सारे चीज़ों को देख पा रही हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट जितना डाइवर्स हो सकते हैं ना उतना डाइवर्स हुई है उस कोरोना वायरस को लेकर। इन्वायरमेंट का पॉइंट छूट गया, उसको भी इंक्लूड कर सकते हो, सप्लाई चेन जो ब्रेक हो गया उस पर आप देख सकते हो, फार्मर्स को और ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ वो देख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग को डाइवर्स होना है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैं कैसे देख रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हैं और इसको आप लोग को अच्छे तरीके से एक दूसरे को इंटर रिलेट करके जो है आप लोग को लिखना है। सेकंड है कि एस में क्या होता है ना कि व्हाट एक्सटेंड समथिंग इज़ ट्रू, यानी कि कब तक आप इसको कहाँ तक ले जाकर ये बताओगे कि ये बिल्कुल भी सच्चे है। यानी कहने का मतलब है अगर मैं कहूँ कि कोरोना वायरस बिल्कुल सही हुआ कि 2020 में ही आया, तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक सही है। अब मैं अपने स्टेटमेंट को सही करने के लिए जो है ना किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं ये बोलूँगी कि ये बिल्कुल सही टाइम था 2020 जिसमें कोरोना वायरस हुआ। अगर ये अभी हुआ है तो इसमें क्या है कि हमारी यहाँ पे इकॉनमी ग्रोथ अच्छी थी, हमारे यहाँ फूड सरप्लस अच्छा था, हमारे जो है लोगों के पास अच्छा खासा जो है एजुकेशन था, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, लोगों के पास OTT है, तो लोग जो है आराम से घर पे बैठकर जो है अपना एंजॉय कर पाए, ज़्यादा बोर नहीं हो पाए। और एक मार्च का महीना था जिसमें कि होली था, तो लोग जो है अपने घर भी पहुंच चुके थे, मैक्सिमम लोग अपने होम टाउन में ही लॉकडाउन हुए थे। तो बहुत अच्छा टाइम था जो ये कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन आया, लोगों को बहुत अच्छा टाइम मिला कि लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है एंजॉय कर पाएँ। तो अगर मैं इस वॉर में हूँ तो मैं किसी भी हद तक चले जाऊंगी इसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये एसेसेस होता है कि मैं यहाँ पे क्लेरिफाई भी करते रहूँ, क्लियरली मेरे अंदर जो है ना एक पॉइंट क्लियर है कि हाँ मैं इसके फॉर में हूँ, तो एकदम क्लियर है और इस चीज़ को मैं आपके अंदर भी क्लियरिटी लेकर आ सकती हूँ। ये वाला पावर होना चाहिए एसेसेस में। हालांकि ये एसेसेस आपको बहुत कम देखने को मिलता है, एनालाइज ज़्यादा पूछा जाता है और क्रिटिकली जो एग्जामिन है ये ज़्यादा पूछा जाता है। ये दो टॉपिक आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एसेसेस का मतलब यही होता है कि किसी भी पॉइंट को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेकर चले जाना, जो कि कभी भी आपसे कोई भी स्टेट PCS के जो सवाल होते हैं उसमें आपको बहुत रेयर देखने को मिलता है, या फिर UPSC के भी सवाल में आपको बहुत रेयर देखने को मिलता है। कभी भी कोई भी टॉपिक को एक्सट्रीम लेवल पे लेकर कभी भी नहीं जाना चाहिए, और वैसा वो लोग डिमांड भी नहीं करते। लेकिन हाँ एसेसेस का मीनिंग ही यही होता है कि एक्सट्रीम लेवल पर लेकर चले जाना, ठीक है। अब आते हैं कंपेयर मतलब है कि आप लोग समझ ही गए कि बिफोर कोरोना वायरस आफ्टर कोरोना वायरस सिचुएशन को कंपेयर कीजिए, बस ये क्वेश्चन है। कंपेयर करना है। कंपेयर में आप क्या करोगे कि कुछ सिमिलैरिटी देखोगे कि क्या सिमिलैरिटी था, पहले भी क्या था जो आज के डेट में भी चलते आ रहा था। पहले भी वही था, आप मेरी लेसन देख रहे थे, आज भी वही है कि आप मेरी लेसन देख रहे हो, है कि नहीं। रिसोर्स पॉइंट को पहले भी फॉलो कर रहे थे, अब भी फॉलो कर रहे हो। तो ये सिमिलैरिटी है, टू बी फनी साइड, ज़्यादा मत फनी हो ये। तो ये है कि कुछ सिमिलैरिटीज़ है। कल भी आप जो है घर में बैठ के, जितने भी UPSC एस्पिरेंट है कल भी लॉकडाउन थे, आज भी लॉकडाउन है, कुछ तो फ़र्क नहीं हो रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने जो सिंसियर स्टूडेंट है, क्योंकि आप लोग का जो है मई मंथ में प्रीलिम्स था, है कि नहीं, 30 मई को। तो मार्च मंथ में वैसे भी आप उससे पहले भी लॉकडाउन हो चुके होंगे, आई थिंक जनवरी फरवरी से सबको ही लॉकडाउन था, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बात अलग है कि एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया, बट कोई बात नहीं, लॉकडाउन पहले भी था आप लोग के लिए। लेकिन क्या डिफरेंस है उसको भी आप अलग चीज़ दिखाओगे कि पहले जो है आराम से हम लोग मॉल जा पाते थे, आज नहीं जा पा रहे। पहले हम लोग थिएटर में मूवी देखते थे, आज OTT में मूवी देखना पड़ रहा है। पहले जो है आप लोग कोचिंग क्लासेस जाते थे, आज आपको रिसोर्स पॉइंट में क्लासेस देखना पड़ रहा है। तो ये डिफरेंसेस है, ओके। तो इसको कहते हैं बिफोर कोरोना वायरस और आफ्टर कोरोना वायरस। और आप लोग नंबर ऑफ लिस्ट निकाल कर रख सकते हो कि पहले क्या था, आज की डेट में क्या है। पहले जो है लड़कियां पर्स में लिपस्टिक लेकर जाती थी, आज की डेट में लड़कियां जो है पर्स में सैनिटाइज़र लेके जाती है कि नहीं। लिपस्टिक का तो काम ही नहीं, बंद हो गया। तो ये सारी आप लोग जो है ना एक कॉमन डिफरेंस, अब ये नहीं कि आंसर में आप लोग लिख दो, मैं फ़नी चीज़ें बता रही हूँ जो आप समझ सको चीज़ें, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, तो कंपेयर करने आता है, ठीक है। समटाइम्स जब भी कंपेयर करने आए तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है जिसमें कि आप कोई भी टॉपिक को कंपेयर कर सको। कॉन्ट्रास्ट है, अब कंपेयर करते भी हो तो इसमें क्या होता है कि आप लोग अपने पॉइंट को ही लिखते हो। तो ये एनालाइज, एसेस, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट और क्रिटिकली एग्जामिन में क्या होता है ना कि आप जो आज तक ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को वो आप लोग लिखते हो। तो ये समझने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन मायने रख रहा है, ना कि आपकी फैक्ट्स, ना कि आपकी डेटा। जो भी आज तक आप लोग जो है रट्टा मारे हो वो यहाँ काम नहीं आता। रट्टा मारने वाला काम अब तक इससे पहले आ रहा था, डिस्कस, डिस्क्राइब,
और एलस्ट्रेट, एलेबोरेट, डेमोन्स्ट्रेट, ये सब जो है रट्टा मारने वाला टॉपिक था। लेकिन यहाँ से क्या है कि आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी एनालिसिस पावर, कितना आपने चीज़ों को समझाया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर हो जाता है कंपेयर से, बट यहाँ पे आपको जो है ना कंसंट्रेट करना होता है डिसिमिलैरिटी में। जो दो फेनोमेना अगर दिया गया है तो उसमें क्या क्या डिसिमिलैरिटी है ये आपको बताना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सार्स कॉव जो पहले आया था और अभी जो सार्स कॉव 2 आया है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो डिफरेंस आप लोग बता सकते हो कि सार्स कॉव जो है वो लिमिटेड रह गया था वुहान सिटी में ही, और लेकिन ये सार्स कॉव 2 जो है ना ये आपका अनलिमिटेड है, हर कॉन्टिनेंट में ये स्प्रेड हो चुका है। सार्स कॉव क्या था कि वो जो है आपका उससे ज़्यादा लोगों की डेथ नहीं हुई थी, लेकिन सार्स कॉव 2 में आपके जो है मास नंबर ऑफ पीपल की डेथ हो रही है। और सार्स कॉव जो है वो ज़्यादा ट्रांसमिट भी नहीं हुआ था, और सार्स कॉव 2 जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट हुआ है। तो ये आपको बताना है कि एक डिससिमिलैरिटी एक कॉमन टॉपिक पे आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है ना यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में देख सकते हो। लेकिन कॉन्ट्रास्ट भी आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को मिलेगा। अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको जो है कॉन्ट्रास्ट मिलेगा ही मिलेगा, कंपेयर मिलेगा या फिर कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। ये हर साल ऐसा देखा जाता है कि समझने के लिए कि आप टॉपिक को समझ पा रहे हो कि नहीं, आपको कितना क्लियर, वर्ड की मीनिंग में कितना क्लियरिटी है ये समझना ज़रूरी है। क्रिटिकली एनालाइज की बात करूं तो सबसे बड़ी बात है क्रिटिकली एनालाइज आपको जो है देखने को मिलता है, ये हर एक क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेगा। और 20 क्वेश्चंस में से आपको जो है 4-5 क्वेश्चंस जो है क्रिटिकली एनालाइज का मिलेगा ही। क्यों क्रिटिकली एनालाइज दिया जाता है? क्योंकि इसमें आपका पूरा ओवरऑल जो थिंकिंग है आज तक का, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है किसी भी पॉइंट को लेकर, वो आपका पता चल जाता है, बहुत अच्छे से पता चल जाता है क्रिटिकली एनालाइज में। तो ये आपका दिया ही जाता है यूपीएससी के द्वारा या फिर स्टेट पीसीएस के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि क्रिटिकली एनालाइज करो आप कोरोना वायरस को और इसके इम्पैक्ट को। तो अब यहाँ पे हो गया बहुत बड़ा ये टॉपिक। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा अच्छे से, एकदम से संभल के, क्योंकि पहले तो आपको यहाँ पे जो इसके इम्पैक्ट को मैं यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करने का बारे में बोल रही हूँ। तो अगर आप लोग इम्पैक्ट लिखते हो तो अगर सोशल टर्म में लिखोगे तो यहाँ पे कुछ अच्छी बात भी लिखोगे, प्रॉस भी लिखोगे, कॉन्स भी लिखोगे। क्रिटिकली एनालाइज करने का ही मतलब होता है कि कोई भी आपसे टॉपिक पूछा जा रहा है ना तो उसका दो व्यू पॉइंट होगा। एक आपका होगा प्रॉन्स में, यानी कि आप उसके एडवांटेजेस लिखो, एक होता है डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आता है, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस आपको बताना है, तो पॉलिटिकल भी आप अगर इम्पैक्ट बताओगे तो उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और जब भी डिसएडवांटेजेस लिखोगे उसका आपको सोल्यूशन भी लिखना है क्रिटिकली एग्जाम्पल में। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए, बहुत बड़ी ये बात होती है क्रिटिकली एग्जाम्पल, क्रिटिकली एग्जामाइन करना या फिर क्रिटिकली आपको जो है एनालिसिस करना। तो ये दोनों एक चीज़ होता है, और इसमें क्या होता है कि आपको जो है ना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने के साथ साथ अगर आप कुछ बुराई लिख रहे हो तो उसका आपको वे फॉरवर्ड देना है, आपको सोल्यूशन देना है, उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन के आंसर को एंड करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फैक्ट्स और इशूज़ आपके जो है पूरे आंसर में दिखना चाहिए। तो ये हो गया आपका एनालिसिस पावर। ठीक है, अब आते हैं तीन जो है एक आपको देखने को मिलेगा कि अलग से है। एक होता है कमेंट करो, एक होता है गिव एन अकाउंट ऑफ, और टू व्हाट एक्सटेंट। इसमें क्या है ना कि आपको मेनली यहाँ पे आप लोग देखो क्या है कि कमेंट करो किसी भी टॉपिक पे। अगर आपको मैं बोलूँ कि आप रिसोर्स पॉइंट के ऊपर कमेंट करो तो आप क्या कमेंट करोगे? हर किसी का पॉइंट अलग होगा फिर। ठीक है, किसी को बहुत अच्छा लगता है तो आप एकदम भर भर के प्यारे प्यारे शब्द लिखोगे, किसी को अच्छा ही नहीं लगता तो वो क्या करेंगे कि यार फालतू है, टाइम वेस्ट करती है, खाली पकाती है, ये वो करती है, पता नहीं अनाज अनाज जितना भी आप लोग बोल सको, तो ये बोलोगे। कोई एक मॉडरेट बच्चा भी होगा कि ठीक है कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाती है, कुछ टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ाती है कि नहीं, तो ये भी होगा। तो ये क्या हो गया ना कि आप कमेंट कर रहे हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, और कमेंट क्या होता है, कमेंट एक ही होता है। जैसे अगर किसी भी चीज़ को आप देखते हो तो आपके दिमाग में आता है कि ये बहुत अच्छा है या फिर ये अच्छा ही नहीं है या फिर अच्छा है, 3 तरीके का हो गया। लेकिन फिर भी अच्छा वाला एक पार्ट हो गया और बिना अच्छा वाला जो है वो दूसरा पार्ट हो गया। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे कमेंट करना है तो या तो आप किसी भी पॉइंट में आपको वो अच्छा लगेगा या तो नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं क्रूड ऑयल के प्राइस के बारे में बात करूँ, जो कि इस बार क्या हुआ था कि क्रूड ऑयल की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, नेगेटिव में चला गया था। बट अनफॉर्चुनेटली कि इंडिया उतना नहीं खरीद पाया था क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा जो है रिजर्व नहीं है। तो ठीक है, अब इसमें आपको कमेंट करने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? आपको अच्छा दिखेगा कि चलो ठीक है अच्छा हुआ, पहली बार क्रूड ऑयल का प्राइस इतना ज़्यादा कम हुआ। दूसरा चीज़ आप क्या बोलोगे कि क्या अच्छा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है, क्रूड ऑयल का प्राइस कम हुआ है तो क्या पेट्रोल का प्राइस कम हो गया? क्या पेट्रोल का प्राइस तो उतना ही है, कभी हम लोग को दिखने को नहीं मिला, आम आदमी तो उतने ही रुपये में पैसे पेट्रोल भरा रहे। तो ये होता है किसी भी चीज़ों को कमेंट आपका करना। ठीक है, मेन पॉइंट पे आपको कमेंट करना है, कोई ऐरा गैरा नथु गैरा कुछ भी तरीके का आपको नहीं लिखना है, और एविडेंस के साथ लिखना है। अगर आप कह रहे हो कि अगर ये -$40 पर बैरल गया है क्रूड ऑयल का प्राइस, तो फिर पेट्रोल आज के डेट में 75 रुपीज़ से 80 रुपीज़ पर लीटर क्यों है?
ये भी घट जाना चाहिए था, है कि नहीं, 40-50 रुपीज़ हो जाना चाहिए था पर लीटर, बट ये तो घटा नहीं। तो ये क्या है कि आप यहाँ पे तर्क वितर्क देकर जो है आप बातों को यहाँ पे बता रहे हो, कमेंट कर रहे हो कि आप इसके साइड में हो या नहीं हो, और साइड में हो तो आपके पास एग्जाम्पल है, नहीं हो तो भी आपके पास एग्जाम्पल है। तो ये होता है कमेंट करना। गिव एन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब है कि आपको डिटेल डिस्क्रिप्शंस देना है किसी चीज़ के बारे में। और कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा ना कि ये अकाउंट क्या है, ये अकाउंट क्या है जो आपसे पूछा जा रहा है। ये बस आपसे पूछा जा रहा है ना कि आप उसके बारे में बताओ, डिटेल डिस्क्रिप्शंस दो, बस दे दो। जैसे कोरोना वायरस के बारे में मैं बोलूँ गिव एन अकाउंट ऑफ कोरोना वायरस, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है, या फिर जो न्यू नॉर्मल अगर मैं बोलूँ गिव एन अकाउंट ऑफ न्यू नॉर्मल इंडिया, तो अब जो कोरोना वायरस के बाद जो हमारा सिचुएशन होगा वो कहीं ना कहीं न्यू नॉर्मल होगा, न्यू तरीके से आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लोग जो है बार बार हाथ सैनिटाइज यूज़ करेंगे, हाथ साफ़ करेंगे, लोग जो है सोशल डिस्टेंस कहीं ना कहीं मेंटेन करेंगे ही अनटिल अनलेस जब तक वैक्सीन ना आ जाए। लोग जो है वो आप जो है पार्टियों में जाने से डरेंगे, कहीं भीड़ भड़ाका वाले एरिया में जाने से डरेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो रह जाएगी, कहीं ना कहीं न्यू नॉर्मल एक निकल कर आएगा। तो उसमें क्या है कि आपको बताना है, डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है, बस दे दो पॉइंट वाइज जो है ना। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है गिव एन अकाउंट ऑफ, ये भी आपको रेयरेस्ट एंड रेयर देखने को मिलेगा, बट मिल जाता है 1-2 साल के गैप में। मैं देखी हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है ना कि पॉइंट वाइज जो है डिटेल दे दो उस टॉपिक के बारे में, बस खत्म करो कहानी, ज़्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जाना। ये 3 जो आपको देखने को मिलता है ना, इसमें आपको डेप्थ में नहीं जाना होता है। डेप्थ में जो जाने वाला है वो एनालाइज पार्ट है आपका, कि एनालाइज करो, क्रिटिकली एनालाइज करो। ये क्वेश्चंस अगर आपको इस तरीके के वर्ड मिलते हैं ना, कीवर्ड, तो कहने का मतलब है कि बस आपके जो एग्जामिनर है वो चाहते हैं कि आप डेप्थ में जाओ टॉपिक के। लेकिन अगर कमेंट करो, गिव एन अकाउंट ऑफ, टू व्हाट एक्सटेंट, ये सब क्या है ना कि बस आप लोग लिख लो। टू व्हाट एक्सटेंट मतलब कि कितने हद तक आप जो है उस टॉपिक से आप सेटिस्फाइड हो। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट करना है, अगेन एविडेंस देना है अपने आर्गूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये तीनों आपका लगभग एक ही है, इसमें आपको बस एक ही काम करना है कि कमेंट करना है, कोई एक साइड पकड़ना है। गिव एन अकाउंट ऑफ यानी कि बस आप लोग जो है अगर कोरोना वायरस का या फिर इम्पैक्ट आपसे पूछा जा रहा है या फिर न्यू नॉर्मल आपसे पूछा जा रहा है तो पॉइंट में लिख कर निकल लो, कुछ ज़्यादा आपको उसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। टू व्हाट एक्सटेंट यानी कि बस आप लोग लिख लो कितने दूर तक आपको इस चीज़ से सहमत हो, क्या एविडेंस है आपके पास, या फिर क्या आर्गूमेंट आप कर रहे हो, अगेंस्ट में हो तो क्या क्या पॉइंट है अगेंस्ट में, बस आप लिख के यहाँ पे निकल लो। शॉर्ट एंड क्रिप्स में आप यहाँ पे इस तरीके के पॉइंट में लिखने का कोशिश करो। इस तरीके का क्वेश्चन आपका इस तरीके की कीवर्ड्स इसलिए दी जाती है ना कि थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आने के लिए, क्योंकि आप कितना क्रिटिकली एनालाइज करोगे, कितना एनालाइज करोगे, कितना कंपेयर करोगे, वो सब में दिमाग बहुत ज़्यादा खपता है, वो सब में जो है ना अंदर की आत्मा को निकाल कर लिखना होता है। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस इसलिए दिए जाते हैं कि थोड़ा आप एक मॉडरेट लेवल पे आ जाओ, ठीक है, एक आप लोग नॉर्मल हो जाओ, फिर आप लोग टफ क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये टफ क्वेश्चन के कैटेगरी में नहीं आता, इसको हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जहाँ पे कमेंट हो, गिव एन अकाउंट हो, टू व्हाट एक्सटेंट हो, ये सारे क्वेश्चन कभी भी मत छोड़िएगा। अगर इसमें आप ज़्यादा डेप्थ में तो जाना है नहीं, जो आपके पास ऊपर ऊपर इन्फॉर्मेशन होता है वो आप लोग लिख लो। तो बस इतना भी आप लोग लिख लोगे ना तो आपका चल जाता है, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं इसमें। लेकिन क्रिटिकली एनालाइज वाले क्वेश्चन बहुत डेंजर होते हैं, आपको उसमें डेप्थ में लिखना होता है, और जो भी आप लिखते हो ना बहुत मायने रखता है। उसमें आप मार्क्स बहुत गेन भी कर सकते हो, बहुत लॉस भी कर सकते हो। तो जो एनालाइज सेक्शन वाला जो पार्ट होता है ना उसमें ध्यान रखिएगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करना। इससे समझ में आता है ना कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने कितना एनालाइज किया है, कितने चीज़ों को समझे, तो ये सारी चीज़ें वहीं से निकल कर आती है। ठीक है, फाइन, अब तक समझ में आ गया। अब आते हैं लास्ट, क्रिटिकली एवेल्यूएट। ये सबसे डेंजर होता है, इससे डेंजर तो कोई सवाल कभी बन ही नहीं सकता। और क्रिटिकली एवेल्यूट अगर आप देख रहे हो ना तो ये समझिए आप कि इसकी क्वेश्चन जो आपको मिलेगी वो 20 मार्क्स की मिलती है। इससे कम तो मेरे 15 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन कभी नहीं फिट होगा, ये कीवर्ड कभी फिट नहीं होगा। ये 20 मार्क्स, क्योंकि इसमें आपसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, आपके वर्डिक्ट जानने का कोशिश करते हैं कि आपने क्या क्या फाइंड आउट किया, रिसर्चर्स की पेपर के बारे में जानना कोशिश करते हैं। इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ इंडेक्स कोट करना है, किसी की रिपोर्ट कोट करनी है, तब आपको आंसर यहाँ पे देना है। अगर आप अग्री हो रहे हो तो किस हद तक अग्री हो रहे हो ये आपको बताना है, एविडेंस देना है सोर्सेज का कि आप अग्री हो रहे हो, कुछ भी बात कह रहे हो। जैसे मैं कह रही हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है कोरोना वायरस के बाद, तो ये आपको बताना है कि विमेन जो कमीशन है उसके द्वारा ये बताया गया है। और अगर ये आप कह रहे हो कि रेप केसेस बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है तो ये आपका एनसीआरबी के द्वारा ये आपका रिपोर्ट दिया गया था, यानी कि नेशनल कमीशन रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उनके द्वारा ये बताया गया था कि रेप केसेस जो विमेन के अगेंस्ट में होता है ये अभी कम हुआ है कोरोना वायरस के बाद। तो हर एक पॉइंट को ना आपको आप एग्जाम्पल के साथ, एविडेंस के साथ वहाँ पर प्रूव करना होगा। इसको कहते हैं क्रिटिकली एवेल्यूएट, यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन, एकदम एक एक सिचुएशन को आपको जो है एविडेंस के साथ वहाँ पर प्रस्तुत
करना है, ठीक है, ये होता है। और साथ ही साथ एक आपको फाइनल कंक्लूजन में आना है, उसमें भी आपको डिसीजन देना है, और आपका जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आपको जज किया जाता है इस तरीके के क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा क्रिटिकली एवेल्यूट। बहुत अच्छे से टाइम देकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना है। क्यों लिखने का प्रैक्टिस करना है? क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे से जज किया जाता है। अब जिस क्वेश्चन से आपको जज किया जाता है, ना आपको वो नाम जानते हैं, ना आपके बारे में जानते हैं, आपने कितना कष्ट से मेहनत किया है, या फिर कुछ भी नहीं जानते हैं जो आपका कॉपी चेक करते हैं, लेकिन आपको जो जाना जाता है वो आपके आंसर से जाना जाता है। तो आंसर को इतने अच्छे तरीके से लिखिए, अगर आप उस टॉपिक के बारे में गहराई में जाके पढ़े हो तो उस गहराई को आप सामने वाले को दिखाओ कि आप इतना मेहनत किए, उतना टाइम दिए हो, तो आप लिखने में भी उतना ही प्रेशराइज करो खुद को और लिखो अच्छे से। और आपको बताना है, हर एक पॉइंट को बताना है, कंक्लूजन भी बताना है। एवरी कंक्लूजन लिख के नहीं आता है, नहीं आना है। जैसे मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि आपको कंक्लूजन में फोकस करना है, इंट्रो पार्ट में फोकस करना है, इस तरीके का आपको हमारे टीम के द्वारा बताया जाता है। जो भी अगर मेंस आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, काफ़ी बच्चे लिखते हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ बच्चे को अभी भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैं अपने द्वारा आप लोग को बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या आप लोग को अभी और इम्प्रूव करना है। तो क्रिटिकली इवेल्यूट जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ही डेंजर होता है, इसलिए इसको रेड कलर से यहाँ पे दिया गया है। और इसमें आप लोग देख सकते हो कि कितनी सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है। सबसे पहला है कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी लिखना है जो भी टॉपिक पूछा जा रहा है। सेकंड है कि आपको एविडेंस देखना है, और इसमें क्वेश्चन बड़े आते हैं, 3-4 स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन दिया रहेगा। साथ ही साथ जो है ना आपको आर्गूमेंट लिखना है, फॉर है, अगेंस्ट में है तो आपको आर्गूमेंट भी करना है, फॉर में है तो क्यों है, अगेंस्ट में है तो क्यों है प्लस सॉल्यूशन। जब भी आप अगेंस्ट में लिखते हो ना तो उसमें क्यों है और प्लस सॉल्यूशन ये आपको इंक्लूड ज़रूर करना है। साथ ही कंक्लूजन में भी आपको अच्छा कंक्लूजन लिखना है। अगर आप फॉर में हो तो कंक्लूजन में भी आप जो है बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, बेटरमेंट ऑफ इंडिया के लिए, इस तरीके से अगर आप लोग वहाँ पे इनपुट करते हो तो वो बहुत अच्छा कंक्लूजन बताया जाता है। ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन आपका जो है प्रेफर किया जाता है। कभी भी क्रिटिसाइज करके कुछ आप लोग कंक्लूजन लिखकर नहीं छोड़ना है। तो ये पूरा रहा आपका यहाँ पे सारे कीवर्ड्स का लेखा जोखा, जो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कहीं से भी किसी भी तरीके के प्रॉब्लम नहीं होंगे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग फिर से पीछे जाइए, जिस वर्ड के बारे में मैं जो बताई हूँ उसको सुनिए, समझिए, फिर उसको अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। तो इस पीडीएफ को ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जब भी आंसर लिखने का कोशिश करोगे कल से आप लोग, तो फिर आप लोग देखते जाइएगा कि किस पॉइंट का क्या मीनिंग है, क्या मैं बताई थी, यहाँ पर क्या लिखा गया, बहुत अच्छे से सरल शब्दों में ये लिखा गया। तो आई होप कि आपको ये समझने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये समझने का कोशिश कीजिए कि क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, और क्या आपको आंसर में लिखना है। डिमांड ऑफ आंसर इज़ डिफरेंट, जो कि आप लिखते हो ना उससे डिफरेंट होता है, इसीलिए यूपीएससी थोड़ा टफ और क्रिटिकल माना जाता है। यूपीएससी ही नहीं, स्टेट पीसीएस भी इसीलिए टफ और क्रिटिकल माना जाता है। आप लोग सोचते हो लिख के तो आ गए हैं, सारे क्वेश्चंस लिख दिए, बहुत अच्छे से लिख दिए, लेकिन आंसर आपको जब मार्क्स आते हैं बहुत कम आते, या तो फिर आपको सिलेक्शन भी नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ये डिफरेंस के कारण। तो प्लीज़ डोंट रिपीट इट अगेन इन फ्यूचर, और कोशिश कीजिए समझने का। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से यहाँ पे समझाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आप लोग को क्वेश्चन आंसर मिल ही जाएगा, और विजन आइज की मैगजीन्स ऐसे ही आती रहेगी। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे चलती है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो यूज़फुल है, हेल्पफुल होगा, तो ज़रूर उस सारे लेसन्स को भी आप लोग जो है आराम से यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। फाइन। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ और भी जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरीके का कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है। सो आई थिंक कि मैं यहाँ पे आप लोग को क्लियर कर पाई हूँ। और अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ओके, थैंक यू।